हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 साइंस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक है और जो ये प्रश्न मैं बताऊँगा ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आइए प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। पहले ही पार्ट से है तो उत्तर दिया हुआ है जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना है। प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न कह रहा हूँ, उदाहरण देखिए। C4 मेथेन है, गैस है, प्लस 2O2 गैस है, गिब्स आउट CO2 गैस है, प्लस 2H2O गैस है, प्लस ऊष्मा का जहाँ निर्माण होता है वहाँ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और जहाँ ऊष्मा का ह्रास होता है वहाँ ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो ये जो उदाहरण है इसे आपको तैयार कर लेना है। ये जो रिएक्शन है ये प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? प्रश्न है पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। जो दही होता है तथा जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। यदि इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखते हैं, अगर हम इन्हें तांबे के बर्तनों में रख देते हैं तो ये धातु के साथ अपक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? ये धातु के साथ अपक्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं। क्या करते हैं? धात्विक लवण बनाते हैं, जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता है। जिसके कारण जो हमारा भोजन है वो दूषित हो जाता है। उसके बाद जो दूषित भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर का है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लेंगे। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा हूँ, उत्तर देखिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों प्रदर्शित करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो उत्तर देखिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कह रहा है? उत्तर आधुनिक आवर्त जो नियम है उसके अनुसार जो तत्व हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु के क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यही इसका आंसर है आधुनिक आवर्त नियम का। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखिए। पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जो पाचक एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती हैं। तो यही पाचक एंजाइम का कार्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये जो 2 से 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आगे देखिए, आगे 6 नंबर प्रश्न है। इंसुलिन का क्या महत्व है? प्रश्न है इंसुलिन का क्या महत्व है? जो क्या कहते हैं इंसुलिन है उसका क्या महत्व है और यह कहाँ बनता है? क्या है? या कहाँ बनता है? तो इसका आंसर देना है आपको। तो इंसुलिन, उत्तर देखिए। इंसुलिन ऊतकों विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रण करता है। इसका महत्व बताया जा रहा है। यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस तथा लिपोजेनेसिस का प्रेरक है। क्या करता है? ये जो यकृत कोशिका है उसमें ग्लाइकोजेनेसिस तथा लिपोजेनेसिस का प्रेरक है। यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बनता है। यह पूछा गया है प्रश्न, यह कहाँ बनता है? तो यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में
बनता है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। क्या होता है? जो प्राथमिक जनन अंग है वो अंडाकार आकृति का वृषण होता है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरॉन की हार्मोन की उत्पत्ति जो है वो वृषण से ही होती है। किससे होती है? वृषण से होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। क्या करता है? जो इसका कार्य है यही है कि जो वृषण कोश है वो शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। तो यही कार्य है, मानव में वृषण के जो कार्य हैं वो यही है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, एक लक्षण के दो कारकों में जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वह प्रभावी लक्षण। साधारण भाषा में प्रभावी लक्षण वह होता है जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न कहलाता है, जबकि दूसरा जो होते हुए भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। साधारण भाषा में इसे कहें, जो प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं वो अप्रभावी लक्षण, और जो प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही इसका आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। प्रश्न 9 नंबर देखिए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला उपयोग जो है वो है अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये 2 जो उपयोग हैं वो अवतल दर्पण के हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लेंगे। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करते हैं, निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की सामंजन क्षमता कहलाती है। आंसर कुछ इस प्रकार है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की सामंजन क्षमता कहलाती है। तो जो इसका आंसर है ये यही रहेगा। तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।